जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अंतिम समय में, अंतिम समय का मतलब कि पेपर जो कि नज़दीक आ गया है, ठीक है, अब बहुत कम दिन बचे हैं। तो इस समय पे हमको अपनी तैयारी को किस तरीके से करना चाहिए, और ये वही समय है कि इस समय पे अगर आपने तैयारी को अपने बहुत अच्छे तरीके से किया तो सिलेक्शन आपके हाथों में है, और अगर आपने इस समय की तैयारी को बिल्कुल गड़बड़ा दिया, ठीक है, खराब कर दिया, तो सिलेक्शन से आप कोसों दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको वो चीज़ बताने वाले हैं जो आपको आपके सिलेक्शन तक लेकर के जाएगा। तो आज की क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है और अंत तक यहाँ पर बने रहना। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि 1 तारीख से हम लोग करेंगे एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसमें मैंने क्या कहा था कि मैं प्रीवियस ईयर के पेपर को लेकर के आऊंगा और एक दिन में हम लोग एक प्रीवियस ईयर के पेपर को करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा एसएससी जीडी का, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स के, तो हम लोग यहाँ पर डे 20 क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के होंगे। मैंने जो 25 क्वेश्चंस का सेट इसके पहले बनता था, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, उन्हीं में से मैंने 20 क्वेश्चन को उठा लिया है। ठीक है, 5 क्वेश्चन वह मैंने नहीं उठाए हैं जो मुझे लगा कि हाँ ये इसको मैं छोड़ सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ, ये उतने ज़्यादा खास नहीं है, तो मैंने उनको क्या किया हुआ है, छोड़ दिया। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस को हम लोग पर डे यहाँ पर करेंगे और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं टॉप क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाले। ठीक है, तो अगर आप ऐसी इन क्लासों को मिस करते हैं तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप केवल इन क्लासों को देखते हैं तो श्योर है कि आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर अगली क्लास की नोटिफिकेशन हो तो आप उसे मिस ना हो, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो फिर इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो फिर जल्दी से शुरू हो जाइए। और अगर आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, अगर आप नए नहीं हैं, इसके पहले मुझसे पढ़ रहे थे, तो आज की क्लास में अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो अब इसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट क्लास को देखने से पहले जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, जितने भी टॉपिक, जितने भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं उन सबका बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी कर लेना है, और उसके बाद में फिर अगली क्लास को देखना है। और जब भी ये प्रैक्टिस है, जब भी आप हल करोगे तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन को लेकर के साथ में बैठना है। क्वेश्चंस बोर्ड पे आपको दिखेगा, मेरे बताने से पहले आप उसका आंसर निकालोगे। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपसे लग जाता है बहुत अच्छी बात है, और लगेगा श्योर है। फिर भी अगर कोई ऐसा प्रश्न मिलता है जो आपसे नहीं लगता है तो उसके लिए मैं हूं, मैं यहाँ पर इन सभी चीज़ों को बताऊंगा बिल्कुल। इनका जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, जिसका नाम है गुड टाइम क्लासेस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, कहीं से भी जाकर के आप हमारे हमको वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ को देख सकते हैं, उसको लगा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन बना करके अपने सिलेक्शन तक जरूर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं और उसके बाद में बैक टू बैक हम अपने क्वेश्चंस को यहां पर करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल ने कहा है कि रुपए 980 की धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी के हिस्से का 3/7 और सी को ए के हिस्से का 75% मिला, सी का हिस्सा कितना। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं तो देखते हैं। सवाल ने क्या कहा, 980 रुपए कुल है, अच्छी बात है। ए बी सी तीन लोगों में इसको बांटना है। कैसे बांटना है, सवाल ने ये कहा है कि ए को बी के हिस्से का 3/7 मिला, ए को कितना मिला, बी के हिस्से का 3/7। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। बी को अगर 7 मिला तो ए को कितना मिला, 3 मिला। सवाल ने यही तो कहा है, सवाल ने क्या कहा, ए को बी के हिस्से का 3/7 मिला, तो हमने माना कि बी को 7 मिला तो 3 किसको मिला होगा, 3 किसको मिला होगा, तो 3 मिला होगा ए को। ये बात क्लियर है। फिर सवाल ने क्या कहा, सवाल ने कहा कि सी को ए के हिस्से का 75% मिला, यानी कि जो सी है, जो सी है, जितना ए को मिला इसका 75% किसको मिला, सी को मिला। ठीक है, तो अब सी का, ए का 75% अगर हम निकालें तो कितना, कैसे निकालेंगे भाई, 3 है, 3 का 75% निकलना थोड़ा सा गंदा बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, समझो चीजों को, इसको 300 बना लो और इसको क्या बना लो, 700। अनुपात में तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 300 आ गया। अब इसको क्या करना है, इसका 75% निकालो, तो 75 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से इसको गुणा करा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 पछे हो जाएगा 15। ठीक है, 7 तरीक 21
और ये कितना हो जाएगा 22, यानी सी को कितना मिला होगा तो 225 रुपए मिला होगा। ये बात समझ में आ गई। अब बात क्या है कि इन तीनों लोगों में हमको कुल कितना पैसा बांटना था, तो 980 रुपए बांटना था, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं, आपस में काट सकते हैं, ठीक है। तो कैसे काटेंगे, देखो 25 एक कम 25, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ठीक है, और 20 बचेगा, 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 25 नवा 225 होता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। इनको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 10 और 20 10 30 और 10 40 और 9 कितना हो जाएगा 49। कुल कितना पैसा है इनका 49 रुपए है, ठीक है। और 49 रुपए किसके बराबर है, तो 980 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो काट लो इसको, तो 49 एक कम 49, 49 दूना 98 होता है 20। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। सवाल ने क्या कहा है, सी का हिस्सा ज्ञात करो। सी को कितना पैसा मिला भैया, 9 रुपए मिला। 9 को 20 से अगर गुणा करा देंगे तो कितना आएगा, 180 रुपए आएगा। और 180 रुपए की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बहुत शानदार सवाल था, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका। कौन सा पेपर है, अगर हम बात करें डेट की कि कौन से शिफ्ट में पूछा गया है और कौन सी तारीख में पूछा गया है, तो 2021 को 22 नवंबर 2021 को ये आपका पेपर हुआ था, वही वाला पेपर है, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है और हम देखते हैं कि आप इसको कैसे लगाते हो, ठीक है। आप इसको बहुत गंदा बना सकते हो, लेकिन चूंकि इसको गंदा नहीं बनाना है। सवाल ने कहा है 6 संख्याएं हैं, ए बी सी डी ई और एफ में पहली 5 संख्याएं यहाँ पर कौन सी हैं, तो ए बी सी डी और ई, ये पहली 5 संख्याएं हो गई। इनका जो औसत है वो अंतिम जो 5 संख्याएं हैं, तो अंतिम की 5 संख्याएं कौन सी हैं, बी सी डी ई और एफ, ठीक है। इनके औसत से 26 ज्यादा है, ठीक है। तो ए और एफ के बीच का अंतर बताओ। देखो तो एक बात मुझे यहाँ पर बता दो कि बी सी डी ई ये 4 संख्याएं, बी सी डी ई ये 4 संख्याएं, ये तो दोनों में कॉमन है। बोलो कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल कॉमन है। अब मतलब भाई देखो, जैसे b अगर 10 था तो 10 इधर भी था, यानी जो अंक इधर है वही अंक इधर है। एक ही अंक है जो अलग है दोनों में, वो कौन है, वो a इधर अलग है और f उधर अलग है। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है, ठीक है, इसका औसत अगर 26 इनकी तुलना में ज्यादा है तो वो केवल a ज्यादा होगा। बोलो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। तो कितना औसत ज्यादा है भैया, 26। लेकिन कितने लोगों ने मिल करके उसको ज्यादा किया, 5 लोगों ने मिल करके ज्यादा किया। इसको गुणा करा लो, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाता है 13। तो हम कह सकते हैं सर ए और एफ के बीच का जो डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा वो 130 होगा। कितना डिफरेंस होगा, 130 होगा। बात समझ में आ गई भाई। ए और एफ इन दोनों की वजह से ही तो ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है, ये 26 ज्यादा है, लेकिन 26 5 लोगों में ज्यादा है। तो अकेले की अगर बात करें तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 130 ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ क्या इससे भी आसान इसको आप लगा सकते थे, तो नहीं लगा सकते हो, ठीक है। शानदार सवाल था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बेहतरीन सवाल है, मिक्स क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक हम लोग यहाँ पर अब देख रहे होंगे। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 वर्ग सेंटीमीटर है। मैंने आपको पढ़ाया था कि बेलन क्या होता है। उसके वक्र पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, और ये हमको दिया गया है 176 के बराबर, ठीक है। देखो ये 2 तो 2 रहेगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें पता नहीं है, एच हमें 14 दिया गया है और यही बराबर है 176 के, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। देखो 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 88, 22 एक कम 22 और 22 चौके कितना हो जाएगा 88, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। बोलो आएगी ना, तो आ गई ना आर की वैल्यू 2। अब सवाल ने क्या पूछा, सवाल ने पूछा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल बताओ। तो आधार के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर कितना 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। और ये 22/7, 22/7 को 4 से गुणा करा लो, 22 चौके 88 और नीचे कितना होगा 7, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 88/7 ऑप्शन की बात करें तो सी वाला, ठीक है। कौन सा सही होगा भैया, तो सी वाला क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छे। और इसके बाद में जो अगला सवाल है वो है एलसीएम और एचसीएफ का, और एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको पढ़ाया है। और देखना ये है कि आप इस सवाल को कितने अच्छे तरीके से लगा पाते हो, ठीक है।
तो क्या कहा है सवाल ने, सवाल नंबर 4 ने कहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है उनके महत्तम समापवर्तक का 13 गुना है। ठीक है, तो हम ये बात कर लेते हैं, हम क्या बात कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो HCF है वो 1 है। ठीक है, तब जो LCM आएगा वो 13 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ये HCF है और ये क्या हो जाएगा, ये LCM हो जाएगा। भाई जो LCM है वो HCF का 13 गुना है। ठीक है, फिर सवाल ने क्या कहा कि HCF यानी मासा और लासा का जो योगफल है वो 252 है। तो 13 और एक कितना हो जाएगा, 14। 14 किसके बराबर है, 252 के बराबर है। इनको हल कर लेते हैं। एक यूनिट किसके बराबर होगा, 14 एकम कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 14 अट्ठे कितना हो जाता है, 112। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। बात समझना, यानी अगर हम बात करें HCF की, अगर हम बात करते हैं HCF की, तो HCF तो 1 है तो ये 18 हो जाएगा। और अगर हम बात करें LCM की, तो LCM तो 13 यूनिट है ना, और 1 की वैल्यू 18 है, तो 13 गुणे 18 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बातें? बहुत अच्छे। जरूरी नहीं है कि इनका गुणा करा लो, क्योंकि हम जानते हैं भी खत्म होने वाली चीज है। आगे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बताओ। हम एक बात जानते हैं कि देखो, हम एक बात ये जानते हैं कि दूसरी संख्या जो होती है ना, जो दूसरी संख्या होती है, तो दूसरी संख्या किसके बराबर होता है कि LCM इंटू HCF। ठीक है, और इसके बटे में अगर पहली संख्या यहाँ पर लिख लो तो हमको क्या मिल जाती है, हमें दूसरी संख्या मिल जाती है। ठीक है, LCM कितना है, तो LCM हमें दिया गया है 13 गुणे 18। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। फिर गुणे में अगर हम बात करें HCF की, तो HCF हमें दिया गया है 18। पहली संख्या की बात करें तो 54 है। तो देखो 18 कम 18, 18 तिया 54, 3 छाक 18, 13 छाक कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो भैया जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 78 आ जाएगी। और 78 कहाँ है, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, 78 कहाँ है, ऑप्शन डी में है, तो डी वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए भैया? इस सवाल को भी आसान सवाल है। अब आपको वो चीज़ें याद आ रही होंगी जब मैंने आपको HCF और LCM क्या था पढ़ाया था। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि ये जो क्लासें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार आप विश्वास करके इस क्लास को देखिए। 10 दिन तो बहुत हो गए ना, तब तक तो आप एग्जाम पास कर लोगे। 2 दिन 4 दिन करके देखिए, और उसके बाद में आप कहीं से भी कोई भी सेट उठा करके लीजिएगा, उसको करिएगा। अगर मैथ में आपका फंस जाएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, आपने जो पढ़ाया था, आपने जो कहा था कि इस क्लास को करने के बाद में मेरा मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, मैथ में मैं अच्छा स्कोर करने लगूंगा, लेकिन मेरा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कहना तब, लेकिन मुझे इंतजार रहेगा इस कमेंट का। मुझे ये भरोसा भी है कि ऐसा कमेंट करने की आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप ऐसा कमेंट कर दो। क्यों? क्योंकि मैथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ में आपको कह रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ने क्या कहा है, एक दुकानदार ने, नंबर 5वां है, एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय करता है। ठीक है, उसने निर्धारित मूल्य से 45% अधिक मूल्य का टैग उस पर अंकित किया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपए का उसने उसको खरीदा था। ठीक है, और 45% बढ़ाया, यानी ये उसका कॉस्ट प्राइस था और ये उसका मार्क प्राइस MP है। ठीक है, अंकित मूल्य है 45 रुपए, उसने क्या किया, ज्यादा लिखा। ये मत कहना सर सवाल ने 45% का है। बिल्कुल, तो 100 रुपए का 45%, 45 ही तो होता है। अच्छी बात है। फिर सवाल ने क्या कहा, वस्तु को बेचते समय उसने उस पर 40% की छूट दे दी, मतलब 60% पर बेचा होगा। तो हम ये कह सकते हैं सर, जो 145 रुपए की चीज है, इसको उसने 6/10 पर बेचा होगा। बोलो बेचा होगा ना? ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं। 6 से इनको गुणा करा लो। 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30। हासिल कितना आएगा, 3 आएगा। 14 छाक 84 और 3 कितना हो जाएगा, 87। एक दशमलव से ये जीरो खत्म हो जाएगा, ये जीरो है, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 87। यानी हम कह सकते हैं कि उसको वो बेचेगा कितने रुपए पर, 87 रुपए पर उसको बेचेगा। अब बात ये बताओ, 100 रुपए की खरीद करके 87 रुपए पर बेचा, तो उसको 13 रुपए का क्या होगा, यहाँ पर हानि होगा कि नहीं होगा? तो हानि परसेंट कितना आएगा, 13% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीजें 100 पे हैं, 13% का नुकसान होगा। सवाल ने हमसे पूछा भी यही है कि ज्ञात कीजिए उसे निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक या कम मिले। तो हमें कह सकते हैं उसको 13 रुपए कम मिले। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ गए ना चीजों को? अच्छी बात है। एक दो सवाल पूरे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे जो थोड़े से अच्छे लगेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल ने क्या कहा है, पाइप A, B और C एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। ये यहाँ पर पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है,
पाइप और जो टंकी की बात हो रही, नल और टंकी की बात हो रही, यहाँ पर इस तरीके का सवाल है, लेकिन इसको हम लोग टाइम एंड वर्क में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं, क्योंकि जो नल है वो किसी चीज़ को भर रहा है या पानी निकाल रहा है, तो हम तो ये कह सकते हैं कि सर वो काम कर रहा है। कोई भी नल होगा वो तो काम ही करेगा भाई, वो नल को, टंकी को भरे या टंकी को खाली करे, नल तो काम कर रहा है ना। तो हम मान लेते हैं नल कोई आदमी है और वो काम करता है। सवाल ने क्या कहा है, 10 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। 10 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में क्या कर सकते हैं, ये भर सकते हैं। किसको, ये ए है और ये बी है और ये कौन है, सी है। अगर हम बात करते हैं किसकी, इनके एलसीएम की, तो मुझे बता दो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 हम लोग ले सकते हैं। तो 10 नवा 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी। सवाल ने क्या कहा है, तो सवाल ने हमसे कहा है ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। अगर ए और सी, तो ये 9 और ये 5 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। कुल काम 14, अगर 5 घंटे के लिए इनको खोला जाता है तो 14 पंचे कितना काम करेंगे, 70 काम करेंगे, ठीक है। 90 काम था, 70 कर लिया, कितना काम बचा, 20 काम शेष अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा कि 5 घंटे के बाद पाइप ए को बंद किया जाता है, पाइप ए को बंद किया जाता है और उसी समय पाइप बी को सी के साथ खोल दिया जाता है। देखो पाइप बी अभी भी बंद था, लेकिन अब क्या हुआ, पाइप ए को बंद कर दिया गया, सी अभी भी चालू रहेगा और बी को भी खोल दिया गया। तो अब एक साथ में कुल कितना काम होने लगेगा, 11। हमारे पास काम कितना है, 20 काम है, ठीक है। अब 11 की स्पीड से करेंगे तो 20/11 घंटे लगेंगे। अब कितने घंटे लगेंगे, 20/11 घंटे। तो क्या हमारा 20/11 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी 20/11 होता तो मुझे ये श्योर है कि आप में से हर बच्चा 20/11 को टिक करता, लेकिन 20/11 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। क्योंकि सवाल ने जो कहा है इसको सबसे पहले समझिए। सवाल ने कहा है टैंक को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा होगा, ठीक है। तो बात यह है कि टैंक को पूरा भरना था ना, तो अभी जो शेष काम बचा है उसको भरने में 20/11 घंटे लगेंगे, लेकिन 5 घंटे इसके पहले लग चुके हैं। बोलो 5 घंटे इसके पहले क्या है, लग चुके हैं। तो कुल कितना समय लगा होगा, 20/11 घंटे ये और 5 घंटे और, तो कितना हो जाएगा, 20 और 11 बचे कितना हो जाएगा, 55/11। इनको जोड़ लो, 55 और 20 कितना हो जाता है, 75/11 घंटे, ठीक है। तो 75/11 घंटे हमको कुल समय लगेगा। ऑप्शन कहाँ पर है, तो बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, ये बिल्कुल ध्यान से समझना है। और जब तक क्वेश्चन आपको समझ में ना आ जाए, देखो जल्दबाजी उतनी करो कि सवाल आपका गलत ना हो, जल्दबाजी उतनी करो कि सवाल आपका गलत ना हो। ऐसी जल्दबाजी भी बेकार है जहां पर आपका जो सवाल है वो गलत हो जाए। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत शानदार सवाल, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सवाल ने कहा है कि वार्षिक ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि पर 5% ब्याज दर से 3 वर्ष में जो मिश्र धन है वो 9,261 हो जाता है। सवाल ने क्या कहा है, इसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 15/4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात 5% रेट है, रेट कितना है 5%, और 5% का मतलब जानते हैं 1/20, मतलब हर साल चीजें 20 से 21 होती हैं। 3 वर्ष की बात उसने करी है। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था याद कर लेना। 21 को 3 बार गुणा कराओगे 9,261 आएगा, और 20 को 3 बार गुणा कराओगे 8,000 आएगा। सवाल ने कहा है 9,261 किसके बराबर है, 9,261 के बराबर है, तो 8,000 किसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं सर 8,000 के बराबर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं सर हमारा जो मूलधन है वो 8,000 रुपये है, और यहाँ पर हमको क्या करना था, मूलधन ही निकालना था। अब सवाल ने क्या कहा है, धनराशि 8,000 है तो यही रहेगी। इस पर 15/4 वर्षों का और दर वही रहेगा जो पहले था, यानी 5%। तो हम कह सकते हैं सर 8,000 तो रुपए ये हो गए, इस पर 15/4 साल में और 5% की राशि पर, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, हल कर लें। 4 से इसको भाग कर दो, कितना हो जाएगा 20। 4 से अगर हम इनको हल करेंगे तो कितना आएगा भैया, ये 20 आएगा ना, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सवाल ने क्या पूछा, 15/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो अब क्या करना होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, और बटे में कितना होता है हमारे पास 100 होता है, तो ये तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 बचे कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 75 और ये 20, 75 और ये 20, ठीक है। 75 दोनों कितना होता है 150, 150 और ये वाला जीरो कितना हो जाएगा 1,500 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता होगा, PRT बाई कितना होता है 100 होता है, ठीक है। और वैसे भी इसको भी निकालने की ऐसा जरूरत नहीं होता है, हम सभी साधारण ब्याज जानते हैं कितना होता है, RT होता है
कब आरटी होता है? जब जो हमारा पी है, मूलधन है, वो अगर 100 रुपये होता है तो। ठीक है भाई, ये जो पी है इसको अगर हम लोग 100 रुपये मान लें तो 100 गुणे आर गुणे टी और बटे में कितना होगा 100, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आर टी। और वैसे इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप अभी नए हैं, ठीक है, तो क्लासें प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां पे जाइए और वहां पे सिंपल इंटरेस्ट की 1-2 क्लासें देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, और आप उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ी सी भी, और अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर आप इसको ऐसे चलने दीजिए और बहुत अच्छे तरीके से समझिए। अगला एक सवाल है सिंप्लीफिकेशन का है, ऐसा एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो चीज समझिए। सवाल देखिए क्या है, सवाल ने कहा है 72 डिवाइडेड बाई 16 ऑफ 3। सवाल को मैं एक बार लिख लेता हूं और उसके बाद में आपको झटके में बताऊंगा। 72 इसको डिवाइड किससे करना है 16 के, और ऑफ कितना लिखा हुआ है 3। ये जीरो नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये ऑफ है, ये ऑफ है। ठीक है, ऑफ कितना है 3, फिर उसके बाद में माइनस, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर 28 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 6 ऑफ 4, 6, और यहाँ पर ऑफ कितना है 4 है। 4 के बाद में क्या है माइनस 20 डिवाइडेड बाई 7, 20 डिवाइडेड बाई 7 इंटू, ठीक है, इंटू, ठीक है, 7 के बाद में इंटू, फिर उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पर 23 माइनस का 37 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और उसके बाद में माइनस का 41 और फिर बड़ा वाला जो ब्रैकेट था वो भी क्लोज यहाँ पर हो गया, और इंटू के बाद में कितना है 3/2 है। ठीक है, तो क्या है, इसको हम लोग कैसे करने वाले, देखो जो ये वाली चीज है वो तो ब्रैकेट के बिल्कुल बाहर है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर चीजों को देखते हैं, और उसके अंदर भी सबसे पहले स्मॉल वाला ब्रैकेट देखते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, इनको हम अपना अलग देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम सभी जानते हैं डिवाइड के पहले भी ऑफ अगर कहीं भी लिखा होता है इसको हल करते हैं, और ऑफ का मतलब होता है, क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, गुणा होता है। ये कितना हो जाएगा, देखो ये है 72, ठीक है, और डिवाइड का मतलब वो चीज नीचे आएगी, इनका गुणा कर लो, 16 से कितना होगा 48 होगा। इसको ऐसे ही लगाना है, ऐसा नहीं कि आप एक एक चीजों को बार बार करते रहें, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से। ये 28 होगा हमारे पास, 28 अपान में कितना हो जाएगा 6 4 24, 6 चौक 24, ठीक है, माइनस का ये 20/7, तो 20/7 होगा। ठीक है, ये डिवाइड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 20/7 हो जाएगा ना, ठीक है, इंटू, अब ये क्या है भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है ना, पहले ब्रैकेट हल होगा, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 14, माइनस का कितना आएगा 14, और माइनस का 41, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर कितना होगा 3/2। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे हल करना है। सबसे पहले हमने क्या छोटा वाला ब्रैकेट हल किया, ऐसी चीजें। अच्छा, आगे अब क्या होगा, इनको हल कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 24 3 72, 24 दूना 48, और उसके बाद में माइनस, इसको हल कर लो, 4 7 28, 4 6 24, माइनस का ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 यहाँ पर आएगा, 20 दूना 40, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 40, और माइनस का 41, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2। देखो कितना बचेगा भैया, माइनस का 1 बचेगा ना, तो अब क्या है, ये 3/2, ये माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, और इसको गुणा करा लो तो 6 का नाम कितना हो जाएगा माइनस का 6, 7 में से अगर 6 निकल जाएगा कितना बचेगा 1/6, ये हो जाएगा। ठीक है, और गुणे में यहाँ पर कितना बचेगा 3/2, इनको गुणा करा लेते हैं, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, ठीक है, और 1 1 का नाम 1 हो जाएगा, 1 बटा कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/4, इनको हल कर लो, 4 3 12 माइनस का 2 1 2, और बटे में कितना हो जाएगा 8, 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10/8, और अगर इसको ज़्यादा हल करेंगे तो कितना आएगा भैया 5/4, और ये 5/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं 5/4, तो कहाँ पर आएगा सी में। ठीक है, कहाँ आएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन क्या है, सिंपल है। देखो इतना ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से और इसको थोड़ा बहुत कैंसिल करके काम कर सकते हो। मुझे पढ़ाना है, मुझे समझाना है, इसलिए हमको इतना लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से भी कुछ बच्चा अभी भी ऐसा होगा जो इसको पहली बार देख रहा होगा। ठीक है, उसने सोचा होगा कि चलो 10 दिन बचे हैं तो अभी क्यों ना पढ़ करके हम अपना काम कर ले। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, अगर आपने इसके पहले कभी भी पढ़ करके रखा है तो अभी भी चीजों को आप कर सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, बहुत जबरदस्त सवाल। सवाल ने कहा है कि यदि 328, 451 और 697 का महत्तम समापवर्तक x है, तो x का मान इनमें से किसके बीच में होगा। कितना मतलब क्या है, बीच वाली बात पूछ ली तो लड़का सोचेगा कितना गंदा पूछ लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सवाल बहुत ईजी है। कैसे लगाने वाले देखिए, सवाल ने क्या कहा 3 to 8, 328 हमारे पास पहली संख्या, दूसरी संख्या कितनी है 451 है। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम तीसरी संख्या की, तो वो है 697, 697। हम सभी जानते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम लेते हैं, और जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम होता है हम उसको लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको घटा के पहले देखते हैं, 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 130,
इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो शायद हमको ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा हमको? तो ज्यादा देखने को मिलेगा, तो कोई बात नहीं, 123। अब या तो 123 इनका HCF हो जाएगा, तो क्या 123 इनका HCF होगा? नहीं होगा, ठीक है। 123 जो है वो इनका HCF नहीं होगा, तो कौन होगा? अगर 123 इनका HCF नहीं होगा तो कौन होगा? इनके बीच का भी चाहो तो देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो अगर 123 इनका HCF नहीं होगा, डिवाइड करके किसी को देख लो, ठीक है। तो 3 2 5 और 1 6, ये तो 3 से कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो मतलब इससे ये नहीं कटने वाला, ठीक है। इसके 2 फैक्टर करो, इसके 2 फैक्टर करो, तो ये क्या होगा? 3 से कट जाएगा, तो 3 तो इसका 1 फैक्टर हो जाएगा, दूसरा वाला फैक्टर कौन सा होगा? 3 चौको 12 और 3 एकम 3, ठीक है। तो अब बात कुल मिलाकर के ये है कि अगर हम बात करते हैं अपने HCF की, तो HCF हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। HCF क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। तो या तो 41 इसका HCF होगा, और अगर 41 नहीं होगा तब 3 होगा। तो अब हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, हम अपने ऑप्शन को देख लें, तो ऑप्शन में कहीं भी 3 नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। तो 41 हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। और 41 एक ही जगह पर बिलोंग्स कर सकता है, और वो है 40 और 44 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी इसको सही हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में बातें आ गई? अच्छा बात, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त, एकदम लाजवाब, ठीक है। अगला सवाल देखें भैया, नंबर 10। देखो क्या कह रहा है, सवाल ने कहा है बिमला ने साधारण ब्याज पर 7,200 रुपए का ऋण लिया। ब्याज की दर और अवधि वर्ष का संख्यात्मक मान समान है, मतलब कि ब्याज की दर जितनी है उतने ही वर्षों के लिए उन्होंने ऋण लिया था, ठीक है। ऋण का मतलब क्या है? कर्ज लिया था। आगे क्या कह रहा है कि ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5,832 रुपए की धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल इन्होंने हमको दिया हुआ है। हम मान लेते हैं सवाल ने क्या कहा? ब्याज के रूप में उसको इतना रुपया देना पड़ा, ठीक है। देखो भैया, ब्याज होता क्या है? ब्याज क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100। अब कहोगे सर समय को भी आपने आर क्यों माना? क्योंकि हमको सवाल ने कहा है समय और ब्याज की दर दोनों क्या है? बराबर है, तो हमने आर मान लिया। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 5,832, 5,832 की। बोलो ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 72 को नीचे लेकर के जाओ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर होगा 5,832 बटे में 72। भाग कर दो, 18 चौके 72 हो जाएगा, 18 तिया 54, 4 बचेगा, 43 हो जाएगा, 18 दूना 36, 7 72, 18 चौको 72, 4 से फिर काट दो, 4 अठे 32, 4 एकम 4। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 9, और यही 9% हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे 9% मान लो, चाहे 9 वर्ष मान लो, दोनों चीजें बराबर है। सवाल ने कहा था ब्याज की दर ज्ञात करो, दर 9%, ऑप्शन बी सही, ठीक है। दर कितना? 9%, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, ठीक है बढ़िया सवाल की नहीं? ठीक है, बिल्कुल देखना, अच्छे सवाल है, बहुत जबरदस्त, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, आप उठा करके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने कहा है, बहुत ही मजेदार सवाल है, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ठीक है। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में करवाया है, आप देख सकते हैं उठा करके। गेहूं के मूल्य में 25/2% की कमी होने से, 25/2 का मतलब क्या होता है? 12.5, ठीक है। 25/2 का मतलब क्या होता है? 12.5%, और 12.5% की अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 1/8 है। तो हम कह सकते हैं सर उसकी जो प्राइस है, प्राइस कितनी हो जाएगी? तो प्राइस हो जाएगी 8 से 7। बोलो होगी कि नहीं होगी? ठीक है। तो इसके बाद में जो हमको आर्टिकल मिलेगा, ठीक है, आर्टिकल का मतलब जो वस्तुएं, वो 7 से कितनी मिलेंगी? 8 मिलेंगी। भाई कीमत अगर कम हो जाएगी तो जो वस्तु की मात्रा है वो तो हमको ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि पैसा हम उतना ही खर्चा कर रहे हैं अभी भी जितना पहले खर्चा करते थे। तो सवाल ने क्या कहा है कि पहले 8 रुपए की कोई चीज थी, वो अब 7 रुपए की मिलेगी। तो हम कह सकते हैं पहले अगर हमको 7 चीजें मिलती थी, तो अब हमको कुल कितनी चीजें मिलेंगी? तो 8 चीजें मिलेंगी मेरे हिसाब से। लेकिन सवाल ने क्या कहा कि 280 रुपए में वो 5/2 यानी कि 2.5 किलो आलू गेहूं ज्यादा खरीद सकता है, ठीक है। तो कितना ज्यादा खरीद रहा है वो? 1 यूनिट, और 1 किसके बराबर है? 5/2 के। 1 किसके बराबर है? तो 5/2 के बराबर है। बोलो हाँ कि ना। लेकिन सवाल ने क्या पूछा है? सवाल ने हमसे ये पूछा है कि व्यक्ति कितने किलोग्राम गेहूं पहले आरंभ में कितना किलोग्राम गेहूं खरीद पाता था? तो भैया 1 की वैल्यू अगर 5/2 है तो पहले कितना खरीदता था? 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 गुणे 5/2, 7 पछे 35, 35/2 अगर कर लो तो मेरे हिसाब से 17.5 आ जाएगा।
तो 17.5 किलो गेहूं वो पहले खरीद पाता था। अभी की बात करें, अभी कितना खरीद पाता है, तो चूंकि 2.5 किलो ज्यादा खरीद पाता है, तो कितना कर लो, 2.5 17.5 में जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा, 20 किलो अभी खरीद पाता है। ठीक है, 280 का तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं लगा हमको। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो डी में हमको 17.5 मिल जाएगा। ठीक है, ये डी है, डी में हमको क्या मिल जाएगा, 17.5 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, देखो आसान सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, आसान नहीं था लेकिन बहुत अच्छा सवाल था। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुए तो आप इसको नहीं लगा पाओगे, इसकी गारंटी भी है। तो अगला सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिन में 14 बक्से पैक करते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्ति मिलकर के 18 बक्सों को पैक करने में कितने दिन का समय लेंगे। देखो यहाँ पर काम अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहली बार काम हो रहा है वो 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति हैं और 7 घंटे काम करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं, तो 14 बक्से पैक करते हैं। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि प्रतिदिन 9 घंटे काम करना है। कितने घंटे काम करना है, 9 घंटे काम करना है, 14 लोग काम करेंगे। ठीक है, और सवाल ने ये पूछा है कितने दिन काम करना है, तो हम मान लेते हैं डी दिन काम करना है। तो कितना बक्सा पैक करना है, 18 बक्सों को यहाँ पर क्या करना है, पैक करना है। ठीक है, 18 बक्सों को पैक करना है। सवाल ने पूछा कुल कितना मामला होना चाहिए, तो चलो देख लेते हैं। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 दूनी कितना हो जाएगा, तो 18 यहाँ पर होने वाला है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, नीचे की सारी चीजें खत्म। ठीक है, ये भी कैंसिल हो चुका है, ये 7 आएगा और ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 तियां 6, इधर कितना बचा, 3, उधर बचा डी, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो हम कह सकते हैं सर 3 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। और ऑप्शन की बात अगर हम करें तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन की बात अगर हम करेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा भैया, जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाला। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए चीजों को, ये मत समझना सर डी यहाँ पर डी ऑप्शन है, यहाँ पर बी ऑप्शन है, वो डी ये वाला चीज डी है और यहाँ पर बी वाला जो है वो ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है भैया, हाँ 3 दिन में क्या हो जाएगा, हमारा जो काम है वो समाप्त हो जाएगा। सवाल नंबर 13 की बात करें, तो 13वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ने क्या कहा है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है और उसे कुल 3 घंटे 48 मिनट समय लगते हैं। कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है। सवाल ने क्या कहा, कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है। कैसे इसको लगाने वाले देखते हैं। सबसे पहली बात, कुल दूरी निकालने का फॉर्मूला ये, कुल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल इनकी डिफरेंट डिफरेंट है, चाल इनकी जो है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, और हमें समय सबका मिक्स पता है, तो अलग अलग दूरी इनकी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इनकी औसत चाल निकालेंगे और वहां से हमको क्या होगी, दूरी पता चल जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ आ रही होगी। तो चलिए सबसे पहले इनकी औसत चाल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है इनकी स्पीड। ठीक है, तो यहां पर इनका एलसीएम लेते हैं और जो इनका एलसीएम आएगा वो क्या होगा, इनकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो 4 और 8 की अगर हम बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8, और 8 गुणे 3 गुणे में कितना होगा, 5, ये इनका एलसीएम निकलेगा। 3 से इसको भाग करो, 3 से 3 कट जाएगा तो 8 पंचे कितना होगा, 40, ये इनका समय हो जाएगा। 4 से देखेंगे तो 4 दूनी 8, 2 यहाँ पर आएगा, 5 तियां 15, दूना कितना होगा भैया 30। ठीक है, 30 यहाँ नहीं लिखते, 30 हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि 4 का मामला है। 5 से भाग करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 8 से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब बात करते हैं इनकी जो एवरेज स्पीड आएगी। ठीक है, जो एवरेज स्पीड आएगी, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, दूरी है 8 त्रिक 24 पंचे 120, 120 तो एक आदमी तय करेगा ना, और कुल कितनी दूरियां ये लोग तय करते हैं, तो 4 दूरी तय करते हैं, तो गुणे 4 और बटे में कितना हो जाएगा, कुल समय कितना लगा। ठीक है, तो ये है समय, 40 30 70 और 20 90, 10 100 5 4 9, 109, ये है इनकी एवरेज स्पीड। बात को समझना, ये क्या है, इनकी एवरेज स्पीड है, औसत चाल है। लेकिन बात क्या है कि ये चाल है और इस चाल से ये कुल कितनी दूरी, कुल कितना समय तक चलते हैं, 3 घंटा 48 मिनट। कितना समय तक चलते हैं, बात को समझना, 3 घंटा 48 मिनट। तो 3 तो घंटा हो जाएगा, 48 मिनट क्या होगा, 48 बटे 60 घंटे, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, मतलब 3 घंटा ये और 4 बटे 5 घंटा ये, तो 5 तियां 15, 4 कितना हो जाएगा भैया, 19 बटे 5 घंटे। मुझे एक बात बताओ, अगर इस स्पीड से
ये लोग 19/5 घंटे तक लगातार चलते रहे तो हमको क्या मिलेगा, बात को अब समझना। ये तो एवरेज स्पीड आ गई, ये क्या आ गया हमारा एवरेज स्पीड आ गया। अब इसको मैं हटा देता हूँ, यहीं पर काम करूंगा। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, किसकी बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ये औसत चाल और ये क्या है, कुल समय कितना लगा। हल कर लें इनको एक बार, ठीक है। तो देखो कैसे हल करेंगे, 5 से इसको भाग करोगे कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24। 24 को अगर 4 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 96, ठीक है। 96 गुणा में कितना होगा, 19, और बटे में कितना होगा, 109। ये कटेगा नहीं, और कटेगा तो बहुत गंदा आएगा। लेकिन बात क्या है सर, ये डेसिमल में आएगा और आंसर डेसिमल में है नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। तो जब अप्रोक्सीमेशन ही लगाना है तो कैसे लगाएंगे, उस बात को यहाँ पर क्या है समझते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले 19 को 96 से गुणा करा लेते हैं। तो 19 छक्का कितना हो जाता है, 114 का 4 आएगा, कितना हासिल आएगा 11, ठीक है। 19 नवा कितना होता है, 171, और 171, ठीक है। 171 में कितना जोड़ेंगे, 11। तो 1 1 2 7 और 1 8 1 18, 182, ठीक है। इतना हो जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा, 109। बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 109 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझो, अगर ये 109 ना होकर के केवल 100 होता, ठीक है, तो 100 से अगर 1800 को भाग करते तो 18 आता। बोलो 18 आता कि नहीं आता। लेकिन ये क्या आएगा, ये चूंकि नीचे 109 है तो वो 18 से कम आएगा। 18 से क्या आएगा, कम आएगा। और अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की, तो 18 से कम केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है 16। और उसके बाद में जो 12 है वो बहुत छोटा है। जो 12 है वो क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए वो नहीं हो सकता। तो जो 16 है वो इसका लगभग आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर जो डिस्टेंस निकल करके आएगी वो कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो बी वाला सही, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भैया, तो जो बी वाला है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्या बातें समझ में आ गई आपके, बहुत अच्छी बात है। सवाल बहुत अच्छा था, बस यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये था। एक तो चीजें डेसिमल में बन रही थी तो आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना, ठीक है। लगभग चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ती थी कि किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो अपने आप में अगर देखा जाए तो ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 14। तो सवाल ने कहा है कि यदि रुपये 644 की धनराशि को 3 भागों में, और उनके अनुपात हमको दिए गए हैं। अनुपात हमको क्या दिए गए हैं, 1/2, ठीक है, और 2/3, और उसके बाद में 3/4। ये 3 अनुपात दिए गए हैं, इनमें हमको क्या करना है, उनको बांटना है। तो सवाल ने पूछा है कि जो पहला भाग है वो कितना होगा, कैसे लगाएंगे। देखो इन नीचे वालों का एलसीएम ले लो तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 12, ठीक है। 2 से इसको भाग करो, 2 छाक 12, 6 से ऊपर वाले को गुणा कर दो, 6 हो जाएगा। 3 से अगर इसको भाग करेंगे 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 से इसको भाग करेंगे तो आएगा 3, 3 से उसको गुणा कर लो 9। बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा उनका अनुपात। 8 6 14, 14 और 9 कितना हो जाता है 23। और 23 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 644, बोलो दी गई है ना 644, 23 की वैल्यू। सवाल ने क्या कहा, सवाल ने कहा पहला भाग, पहला भाग का मतलब 6 की वैल्यू, 6 की वैल्यू कितनी होगी भैया, 644 इंटू 6, और नीचे कितना होगा 23, ठीक है। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 से इसको क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो देखो कैसे भाग करेंगे, 23 से कम 23, ठीक है। 23 यहाँ कितना होता है 69, 69 कम है। तो 23 दुना कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है 64 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो कितना बचने वाला है यहाँ पर 27, कितना बचने वाला है 22 नहीं 18 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर 18 बचेगा। 8 6 14, 4 5 6, 18 बचेगा। और ये कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा। भाई 18 ये बचेगा, 4 ये वाला 184 हो जाएगा। अब 23 को किसके साथ में गुणा करें 84, इकाई का अंक कितना है 4 है। 3 में 4 कैसे बनेगा, किसके साथ में 3 को गुणा करें 4, तो 3 बटे 24, 8 से 23 को अगर हम 8 से गुणा कराते हैं तो देखते हैं क्या ये आएगा। तो 8 3 24 और 8 दूनी 16, 24 वाला 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। यानी कि एक बार तो जाएगा 23 दूना 46, और एक बार किसमें जाएगा 23 अट्ठे कितना आएगा 28। तो ये 28 और गुणे में यहाँ पर कितना है 6, गुणा करा लो भैया। 6 अट्ठे 48 का 8 कितना आएगा 4 आएगा। 6 दूनी 12, 4 कितना हो जाएगा 16। तो 168 रुपए कह सकते हैं। तो 168 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पर है, तो बी वाला, ठीक है। ऑप्शन कहाँ पर है, तो जो बी वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भैया। समझ गए ना, बहुत अच्छे। तो ये 14 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास 5-6 प्रश्न और बचे हुए हैं, और सभी प्रश्न क्या है अपने आप में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल को पढ़िए, ठीक है। तब तक के लिए हम जरा 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो खुराक है वो हम जरा इसमें भर लेते हैं, ठीक है। बस 1 सेकंड आपको वेट करना है, इससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है।
केवल 1 सेकंड, तब तक के लिए आप सवाल को पढ़ सकते हैं और इसको लगा करके इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप हमको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। और देखना ये है कि आप इसमें कौन सा तरीका लगाने वाले हैं, ठीक है। तो सवाल ने कहा है, चलिए सवाल ने कहा है, एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के जो क्षेत्रफल है वो 5 वर्ग सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर और 20 वर्ग सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन सवाल ने हमसे पूछा है, कैसे लगाएंगे सवाल को देखते हैं। अच्छा, घनाभ तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ। थोड़ा सा क्या, घनाभ तो बनेगा तो पूरा ही बनेगा ना। तो ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया ऐसे। इसको हम ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे और ये हमारा घनाभ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 संलग्न पृष्ठ, मतलब ये आगे वाला हिस्सा ले लो, ठीक है, और इसकी ये साइड वाला ले लो और इसके नीचे वाला ले लो, तीनों आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये वाली डंडी होती है इसको हम लंबाई मानते हैं, जो ये वाला होता है इसको हम बी मानते हैं चौड़ाई, और जो ये वाला होता है इसको हम ऊंचाई मानते हैं। इन्हीं तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल हमको दिया गया। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई, उस पृष्ठ के लिए जो लंबाई हो और जो चौड़ाई हो। क्लियर है। तो हम एक बात यहाँ पर मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, कि जो ये वाली चीज होती है हमेशा ज्यादा होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लंबाई, और ये क्या है, ये ऊंचाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो LH है, LH वो 5 तो नहीं होगा, क्योंकि 5 ये वाला साइड होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कम रहता है घनाभ में, ठीक है। नीचे वाली चीज और ये वाली चीज हमेशा ज्यादा होती है। तो ये L हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। LH को हम कुछ भी मान लें, ठीक है, चाहे 16 मान लो चाहे 20 मान लो, तो हम इसको 16 मान लेते हैं, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये B है और ये H है। तो अगर हम बात करें BH की तो ये हमें दिया गया है 5, और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नीचे वाले की, इसकी, ठीक है, इसकी, तो ये L है और ये क्या है, B है। तो LB की बात करें तो वो हमें दिया गया है 20, ठीक है। सवाल ने हमसे क्या कहा, आयतन बताओ। आयतन तो तभी बता पाएंगे ना जब ABC तीनों हमको पता होंगे। तो चलो उसको निकाल लेते हैं। ABC का मतलब है LBH, ठीक है। निकालते हैं, कैसे निकलेगा, क्या इनको जोड़ घटा करके कुछ काम होगा, नहीं। जब मल्टीपल में चीजें हैं तो डिवाइड करने से काम बनेगा। कैसे काम बनेगा देखते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, देखो ये LB है, इसको हम क्या करते हैं, BH से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20/5, ठीक है। ये LB, ये BH, यहाँ पर B से B कट जाएगा तो जो L/H होगा वो कितना हो जाएगा, 5 के 20, 4/1। क्लियर है चीजें। अब यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं कि जो L है वो 4 है, B कितना है, 1 है। L कितना है, 4 है, जो B है वो कितना है, 1 है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब L 4 है, B 1 है, L यहाँ पर कहीं भी रख दो, L जो है वो क्या करो, कहीं भी रख दो, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, ठीक है, कि कैसे हम इसको निकालेंगे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। L की वैल्यू कितनी रखनी है, हमें 4 रखनी है। अच्छा, L और B दोनों चीज़ें हमें पता है, तो हमें अब चाहिए क्या, हमें चाहिए H। तो H कहाँ मिलेगा, हमको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो LH, L कितना है, 4 है, और H हमें पता नहीं है, ठीक है। L कितना है, 4 है, और जो H है वो हमें पता नहीं है। ये यहाँ से चीज़ों को काट देंगे तो L और B में यहाँ भी हमको रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि सर जी जब हमने इनको आपस में देखा, ठीक है, इनके बटे में जब हमने इनको किया, इनके बटे में जब हमने इनको किया तो L/B मिला। नहीं नहीं, ये गड़बड़ा गया, क्या L/H है भाई, तो हम भी कह रहे हैं L कितना है, H है, तो L कितना है, 4 है, और H कितना है, 1 है। अभी गलत हो जाता, ठीक है। L कितना है, 4 है, और जो H है वो कितना है, 1 है, ठीक है। LH 16। आप कहोगे कि सर L 4 है, H 1 है, तो ये 16 कैसे है, ये 16 कैसे है। तो देखो भैया क्या है ना, इनका आपस में गुणा करा लो, तो 4 एकम कितना होगा, 4। समझो, समझते हैं चीजों को। इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, देखना भी कैसे निकलेगा। L की वैल्यू कितनी है, 4 है, और H की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 4 एकम 4, ये किसके बराबर है, 16 के। तो ये 4 यूनिट स्क्वायर बराबर 16 है, ठीक है। तो एक किसके बराबर होगा, 16/4, यानी कि 4 के बराबर होगा। ये 1 यूनिट स्क्वायर है, ये बात को समझना। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 के। भाई 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे हम तो 2 ही तो आएगा। तो 1 यूनिट बराबर अगर आता है 2 के, तो मेरी बात समझना, जो लंबाई है, जो लंबाई L है वो L कितना हो जाएगा भैया, तो L हो जाएगा 8, और जो H है वो कितना हो जाएगा, 2। 1 मतलब 2, 4 मतलब 8। तो LH तो बिल्कुल पता चल गया, ठीक है। अब L और H अगर हमको पता चल गया है तो क्या B नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। B यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। BH कितना है, 5 है, BH कितना है, 5 है, H की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पर रख दो। तो B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 5/2। बोलो होगा कि नहीं होगा, B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 5/2। इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ इतने आराम से, ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर फिर कहीं आता है तो आप इसमें गलती ना करो, ठीक है। क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, मैं ऐसा मानता हूँ।
तो b कितना हो जाएगा 5/2। b कैसे 5/2 हो जाएगा, h की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इधर जाएगा बटे में 2, ठीक है। सवाल ने क्या कहा था, आयतन बता दो भैया, आयतन का फार्मूला क्या होता है तो नहीं बताओ तो, ये LBH होता है ना, हाँ सर जी। L कितना है 8 है, B कितना आया 5/2 आया, और H कितना आया 2 आया, 2 से 2 कट जाएगा, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 घन सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन कहाँ है भैया, तो ए है, ऑप्शन कहाँ है, ए वाला है, और यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बोलो भैया सही होगा कि नहीं होगा, हाँ सर जी सही हो जाएगा। शानदार सवाल, जबरदस्त सवाल, इसको एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। अगर कुछ चीजें कम समझ में आई हैं तो एक बार फिर से देखिएगा। जो ये यूनिट स्क्वायर वाली चीज है, ऐसे मैंने कई प्रश्न आपको कराए हैं, अगर आप इसके पहले मुझसे पढ़े हैं तो शायद ये बात जो है वो आपको समझ में जरूर आ गई होगी, कोई इसमें समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16वां सवाल क्या कह रहा है, सवाल ने कहा है दो संख्याओं x और y का अनुपात 4:7 है। यदि x में 6 जोड़ा जाता है और y में से 7 घटाया जाए तो उनका जो अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। x और y के बीच का अंतर ज्ञात करो, ये सवाल ने हमसे पूछा, ठीक है। कैसे लगाएंगे, तो देखो भैया सवाल ने सबसे पहले क्या कहा है कि इन दोनों का जो अनुपात था वो 4:7 था, यानी उनको हम 4/7 लिख सकते हैं, ठीक है। और चूंकि ये संख्याएं 4 और 7 नहीं रही होंगी तो इनको हम 4x मान सकते हैं, और इनको क्या मान सकते हैं 7x मान सकते हैं, ठीक है। ये जो x है ये वो वाला x नहीं है जो x और y का अनुपात उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ये x हमने माना है। सवाल ने क्या कहा है, x में उसने क्या किया 6 जोड़ा, तो हम क्या कर रहे हैं ऊपर हम 6 जोड़ रहे हैं, ठीक है। और नीचे उन्होंने क्या किया था 7 घटा दिया तो घटा दिया, और इसके बाद में ये जो संख्या है इसका जो अनुपात है वो 3:4 हो जाता है, ऐसा सवाल ने हमसे कहा है। तो हमने क्या किया, इनको 3/4 लिख लिए। अब इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा लेते हैं क्रॉस वाला, ठीक है। 4 से 100 गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, और प्लस 6 चुके कितना हो जाएगा 24। इनको इधर से गुणा करा लो तो 3 सता कितना हो जाएगा 21x, और माइनस का 21। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो 16x है इसको उधर लेकर के जाओ, तो 21 में से 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5x बचेगा, ठीक है। 24 से 21 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 21 और 24 कितना होता है 45 होता है। तो x की वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं सर 9 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 9 आ जाएगी, ठीक है। सवाल ने क्या कहा था कि x और y का जो अनुपात दिया गया है, ठीक है, अनुपात कितना था 4:7 था। 4 अनुपात कितना था 7 था, किसका अनुपात था ये x और y का अनुपात था। इनके बीच का अंतर सवाल ने हमसे पूछा है, तो अगर बात करें अंतर की तो कितना अंतर देखने को मिल रहा है 3 का, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको 9 से गुणा करा देंगे तो हम कह सकते हैं सर 27। तो इनके बीच का जो अंतर देखने को मिलेगा वो हमको मिलेगा 27। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कहाँ पर मिल जाएगा, तो जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था। तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है कि अनुपात दिया हो और उसमें वो आपसे ये पूछे कि मतलब उसके हर में ये जोड़ा जाता है या अंश में से ये जोड़ा जाता है, किसी में जोड़ा जाए किसी में घटाया जाए, ठीक है, मतलब अलग अलग चीज़ें की जाएँ, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड रहेगा, ठीक है, सबसे अच्छा मेथड यही रहेगा आपके उसको लगाने का। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। तो 17 नंबर के सवाल ने कहा है कि राधा अपनी आय से 28% की बचत करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में सवाल ने कहा है कि यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कुल कितनी वृद्धि होगी। ये सवाल हमसे पूछना जा रहा है। कैसे इसको लगाएंगे, तो सवाल को समझते हैं। सवाल ने सबसे पहले क्या कहा है कि वो 28% की बचत करता है। हम एक बात मान लेते हैं, और बात वो ये है कि उसकी जो आय है उसको हमने क्या माना 100 रुपये माना, ठीक है। 100 रुपये में से क्या कर रहा है, जो राधा है वो बचत कर रही है, ठीक है, और बचत कितना कर रही है वो 28 रुपये। बचत कितना कर रही है वो, तो 28 रुपये वो क्या कर रही है बचत कर रही है। मुझे एक बात बता दो, अगर 28 रुपये वो बचत करती है तो खर्च वो कितना करेगी, तो मेरे हिसाब से 72 रुपये खर्चा करेगी, तभी तो ये दोनों मिल करके 100 बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सवाल ने ये कहा है कि उसका जो व्यय है, व्यय का मतलब उसका जो खर्च है, इसमें कितने की वृद्धि हो रही भैया, तो 25% की वृद्धि हो रही। अच्छा 25% का मतलब चौथा हिस्सा, तो 18 में अगर 72 में अगर 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब 18 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 72 में अगर 18 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, गुड। उसके बाद में सवाल ने ये कहा है कि जो 28 रुपये है, यानी कि जो उसका बचत है उसमें 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। कितने की वृद्धि देखने को मिली हमको इसमें, तो इसमें 30% की वृद्धि देखने को मिली। अब बात यह है कि सर अगर 28 में 30% बढ़ा देंगे हम, ठीक है, 28 में अगर हम 30% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 28 का हम 30% निकालते हैं 3/10। 28 यहाँ कितना होता है 84 होता है, 10 से भाग करेंगे 8.4, मतलब 28 में अगर 8.4 की वृद्धि हो जाएगी तो 28 और 8 कितना हो जाएगा 36.4, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 36.4 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि सर अगर अब आदमी खर्चा 90 रुपये कर रहा है, बचा 36.4 रुपये रहा है, तो यानी कमाता कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लो, 90 और 36.4 अगर जुड़ेगा तो 126.4 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है।
भाई 90 रुपये अगर वो खर्चा कर रहा है उसके बाद भी वो 36 रुपये 40 पैसे बचा रहा है, तो इसका मतलब है कि 126 रुपये 40 पैसे वो क्या कर रहा है, कमा रहा होगा। ठीक है, लेकिन सवाल ने हमसे ये पूछा था उसकी आय में कितनी वृद्धि होगी। भैया अगर पहले वो 100 रुपये कमा रहा था और अब कितना कमाने लगा, 126.4 रुपये, मतलब यहाँ पर जो उसकी आय है इसमें अगर वृद्धि की बात करें तो हम कह सकते हैं सर 26.4% कह लो या 26.4 रुपये कह लो, चूँकि ये हमको नहीं पता है कि वो कुल कितने रुपए कमा रहा था, तो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर परसेंट में मिलेंगी। ठीक है, तो 100 पे जितना भी वृद्धि होता है उतना ही परसेंट होता है, यानी कि 26.4% की उसको वृद्धि यहाँ पर हुई है। कहाँ पर हुई है, उसके आय में हुई है। ठीक है, उसके इनकम में हुई है। ऑप्शन की बात करेंगे तो बी वाला हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भैया, जो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद में जो अगला सवाल हम देखेंगे वो अपने आप में बहुत शानदार सवाल है, थोड़ा सा आपको गंदा भी लगेगा क्योंकि चीज़ें डेसिमल में है, लेकिन कोई भी चीज़ हो वो गंदा तभी होता है जब उसको हम समझते हैं। ठीक है, और अगर हम उसको गंदा नहीं समझेंगे तो वो गंदा नहीं होगा। क्लियर है, बहुत शानदार। तो सवाल ने कहा है, सवाल नंबर 18, 37 संख्याओं का औसत 49 है, पहले 21 संख्याओं का औसत 43.8 है। ठीक है, और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 55.6 है। यदि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का जो औसत है वो कितना होगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे, बहुत आसान सवाल है, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा दशमलव में है इसलिए आपको थोड़ा सा गंदा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ने क्या कहा कि 37 संख्याओं का जो औसत है वो 49 है, तो 37 संख्या यहाँ पर है, इनके एवरेज की बात करें तो 49 है। ठीक है, पहली 21 संख्याएं हैं और इनका जो एवरेज है वो है 43.8। ठीक है, और उसके बाद में जो 17 संख्याएं हैं इनके औसत की बात करें तो हमको दिया गया 55.6। क्लियर है। अब इसके बाद में क्या है कि अगर इन सभी संख्याओं का औसत 49 है तो इन सबको 49 होना चाहिए था, लेकिन चीज़ें क्या है तो अलग अलग हैं। इनको एक जैसा होना चाहिए था लेकिन फिर भी नहीं है, तो क्यों नहीं है, कैसे करना होगा हम समझते हैं। हम मानते हैं इन 21 को भी 49 होना चाहिए था, लेकिन क्या है ये नहीं है। कितना कम है देखते हैं, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये 8 है, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5 दशमलव कितना बच गया 8, नहीं गंदा हो गया। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है ना, 5.2 की कमी है कितनी जगह पर, 21 जगह पर। गुणा करा लो, 21 दूना 42 का 2 कितना आएगा 4, 21 पंजे 105, 4 109। ठीक है, 109 एक डिजिट के बाद में दशमलव, यानी 109 क्या है यहाँ पर माइनस है, कम है। ये ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है 49.0 से। ठीक है, 6 में से 0 जाएगा 6, और ये 55 में से 49 जाएगा 6, 6.6 ज़्यादा है कितनी जगह पर 17, 17 छक्का 102 का 2 कितना आएगा 10 आएगा, 17 छक्का 102, 10 112। ठीक है, ये दशमलव, तो ये प्लस है ये माइनस है, घटा लेते हैं, देखते हैं ओवरऑल कुल मिलाकर के कितना बनेगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा। 112 में से 109 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि +3 हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि सर जो हमारी 21वीं संख्या होगी, ठीक है, जो 21वां नंबर होगा, 21वीं जो संख्या हमारी होगी, भाई 49 तो उसको होना चाहिए था, लेकिन प्लस का यहाँ पर 3 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सर वो संख्या अपने आप में 52 होगी। वो संख्या अपने आप में कितनी होगी 52 होगी। ठीक है, लेकिन अब सवाल ने हमसे ये कहा है कि भैया अगर इसी 52 को यहाँ से निकाल दिया जाता है, इसी 52 को अगर हम यहाँ से क्या करते हैं निकाल देते हैं, तो उसके बाद में जो 36 संख्याएं बचेंगी उनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, जो 36 संख्याएं बचने वाली हैं उनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो हम इसको कैसे करने वाले हैं। बात ये है कि यहाँ से अगर 49 केवल कम हो, यहाँ से भाई 37 संख्याओं का औसत 49 है, अगर यहाँ से एक संख्या निकल जाए और वो अपने आप में 49 हो तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं बची, 36 संख्या बची और एक संख्या 49 यहाँ से निकल गई। अब उन 36 संख्याओं का जो औसत है वो भी क्या है 49 है। ठीक है, लेकिन जो 21वीं संख्या थी वो तो 52 है, मतलब 3 अभी और निकालना है। बात समझ में आ रही है। जो 3 है वो अभी क्या करना है और निकालना है, और इस 3 को कौन से लोग देंगे, तो ये सभी लोग मिल करके उस 3 को देंगे। ठीक है, सभी लोग मिल करके उस 3 को देंगे, तो 36 लोग मिल करके अगर 3 देंगे तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा, तो हम 3 को क्या करते हैं 36 से भाग करते हैं। 3 एक कम 3, 3 12 में 36, 1 बटा कितना हो जाएगा 12। तो क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 0 में जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर 0 100 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, तो 12 अट्ठे 96 कह सकते हैं। कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 40 हो जाएगा।
4 के बाद में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर 12 3 36, मतलब ये दशमलव लगभग 9 के आसपास आएगा। कितना हो जाएगा, लगभग 9 के आसपास हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबका जो औसत 49 है उसमें से 0.09 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 49 में से जो 0.09 है इसको अगर हम घटा देते हैं तो 49.00 में से 0.9 को अगर हम घटा दें तो 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा, उधार लेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो 9 होगा, है कि नहीं है, इधर से उधार आ जाएगा, 9 हो जाएगा ना, 9 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 9, और 49 की जगह पर कितना हो जाएगा 48, तो ये कितना हो जाएगा 48.9, एक छोड़ देते हैं, दशमलव के एक स्थान तक हमको लेना है, तो लगभग अगर वैल्यू देखें तो 48.9 होगा, यानी कि कुछ कम होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, कुछ कम होगा। और ये ऑप्शन की बात अगर हम करें तो कहाँ देखने को मिलेगा हमको, तो ये सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो जो सी वाला हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसको इस तरीके से हम लोग लगा सकते थे, बिल्कुल भी गंदा नहीं लगा। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो मैंने आपको अप्रॉक्सीमेशन बताया है कि किस तरीके से करना है, तो आप उसको यूज़ करके अपने सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल। और इसके बाद में 2 सवाल हमारे पास और बचते हैं तो इनको हम जल्दी से देख लेते हैं। सवाल नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है, एक रेलगाड़ी स्थान ए से स्थान बी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। देखो, ए से बी तक जब वो जाती है तो उसकी स्पीड है 90, आती है तब किस स्पीड से आती है 75। हम देखते हैं कि कुल दूरी उसने कुल कितनी तय करी। ठीक है, तो अगर हम इनके एलसीएम की बात करते हैं, देखो 15 तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 15 को क्या करते हैं, बिल्कुल कॉमन निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पर बचता है 6 और यहाँ पर कितना बचता है 5, तो ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 90 से अगर इसको भाग करेंगे तो 15 छिक्का 90 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 5, ये टाइम हो जाएगा। 75 से इसको भाग करते हैं, 15 25 75, कितना बचेगा 6, ये क्या हो जाएगा, उनका टाइम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, गुड। देखो यहाँ पर जो दूरी है ना वो एक ही है, क्योंकि वो जाता है और फिर आता है, तो दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो एक ही है, बस उसको तय 2 बार कर रहा होता है। तो ये बात आपको क्या करनी, समझनी है। ठीक है, अब सवाल ने क्या कहा, यदि वह कुल 44/3 घंटे का समय लेती है तो स्थान ए और बी के बीच की दूरी बताओ। देखो, सबसे पहली बात, इनकी जो एवरेज स्पीड होगी, ठीक है, इनकी जो एवरेज स्पीड होगी, तो स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो कुल समय, अगर हम कुल दूरी की बात करें तो कितना है, 15 × 6 × 5। ठीक है, अगर हम बात करें कुल समय की तो 5/5 और प्लस 6 कितना है, 11 घंटे कुल लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये तो होगी उनकी एवरेज स्पीड। ठीक है, सवाल ने क्या कहा था, दूरी बताओ। तो अगर हम बात करेंगे अपने डिस्टेंस की, ठीक है, डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। मतलब ये क्या है, ये है हमारी चाल। ठीक है, और समय कितना है, तो समय है 44/3। ठीक है, समय कितना है, 44/3 घंटा। हम हल कर लेते हैं, 11 × 1 = 11 × 4 = 44। ठीक है, 3 से इसको काट दो, 3 × 5 = 15, 5 × 6 = 30 और 30 × 5 कितना हो जाएगा, 150, 150 हो जाएगा। 150 को अगर हम लोग 4 से गुणा करते हैं, 15 चौके कितना आएगा, 60 और 1 0 और, तो 600 किलोमीटर की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए और बी के बीच के जो डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करेंगे तो बी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है ना, समझ में बातें आ गई। बहुत आसान सवाल था। ठीक है, इसके पहले भी हमने एक सवाल ऐसा देखा था, तो मैंने वहाँ पर क्या किया था कि एलसीएम लेकर के जो भी चीज़ हम लिखते हैं, ठीक है, इसको वहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि वहाँ पर 4 डिस्टेंस अलग अलग थी। वो क्या कर रहा था ना, मतलब ए से बी तक जा रहा था, फिर बी से सी तक जा रहा था, सी से डी तक जा रहा था, डी से फिर ई तक जा रहा था, ऐसे करके वो जा रहा था। तो जब वो अलग अलग दूरियों को तय करेगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो दूरियाँ हैं वो सब अलग अलग हैं, तो डिस्टेंस जो दूरी जो है वो जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही दूरी है, बस इधर से जाता है उधर से वापस आता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल ने क्या कहा है, रीमा ने 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा। अच्छी बात है। यदि उसने इसे ₹70 अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता। सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। मुझे एक बात बताओ, हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, और उन्होंने 10.5% का प्रॉफिट लिया, तो 100 में अगर 10.5 रुपये हम जोड़ेंगे तो 110.5 रुपये पर बिकेगी वो चीज़। ये बात समझ में आ गई, गुड। लेकिन अब सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा है कि अगर इसको 70 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 14% का लाभ होता। कितना लाभ होता, 14% का। अभी कितना लाभ हो रहा है,
भाई सवाल ने क्या कहा, अगर 70 अधिक में बेचा होता तो उसको 14% का लाभ होता, मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने पे बिकती, 14 रुपये, 114 रुपये पे बिकती। कितना अंतर यहाँ पर है भैया, तो ये 10.5 है और ये 14 है, ठीक है। तो 3.5 रुपये का अंतर देखने को मिला हमको यहाँ पर, और ये 3.5 किसके बराबर है, ये 70 के बराबर है। यहाँ से दशमलव हटा दो, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लो, 35 से कम 35, 35 दूना 70, 20, एक की वैल्यू कितनी है, 20 है। सवाल ने क्या कहा है, इसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है, पहले कितने पर बेच रहा था, 110.5 पे बेच रहा था, इसकी वैल्यू निकालो। तो 110.5, इसको गुणा किससे कराना है, 20 से। देखो दशमलव खत्म और ये जीरो खत्म, ये बात समझ में आ गई। ऐसे हल करते हैं। अब क्या होगा, 2 से 5 को गुणा करा दो, 10, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, और 11 दूना कितना हो जाएगा, 22। 2210 रुपये इसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य था, 2210। ऑप्शन की बात करें तो कहाँ पर है, बी पर है, और ये जो बी वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सारे क्वेश्चंस यानी कि 20 क्वेश्चंस थे हमारे प्रैक्टिस सेट में, और ये खत्म हो चुके हैं, और ये बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं डिजिट को चेंज करने के बाद में, ठीक है। और हो सकता है कुछ प्रश्न आपको बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे जिसमें डिजिट भी चेंज नहीं होगी। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास जो है वो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्लास को बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं इतनी स्पीड में पढ़ाता हूँ कि शायद आपको या तो स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप और स्पीड बढ़ा करके चीज़ों को समझ सकते हैं तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्किप करने की ज़रूरत यहाँ पर आपको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अपने आप में और भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में आपके सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी क्वेरी अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई हुई है तो आप पीछे जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका रिविजन करिए, एक ही दिन में सारे का सारा रिविजन करिए, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ में, ठीक है। एक और पेपर उठाएंगे जिसका पोस्ट मास्टर हम लोग कर रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से, उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। और जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्ट में मैं आपसे कहा था कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और अगर बेस्ट है तो आपको इसके साथ में अपना बेस्ट देना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना है कि आपको चीज़ों को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा सब बच्चों के पास में, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में बेहतरीन प्रश्नों के साथ में, बेहतरीन चैप्टर यानी कि बेहतरीन प्रश्न तो होंगे ही, बेहतरीन पेपर उठाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। ठंडी बहुत है तो अपने आप को बचा के रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है किसी भी कीमत पर, तबीयत अभी खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।